प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन, इकाई फर्स्ट, राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें 7 प्रश्न आते हैं, 8 नंबर का है ये। राष्ट्रीय आय का लेखांकन है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं। आय का वर्तुल प्रभाव और राष्ट्रीय आय गणना की विधि है। उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि है, व्यय विधि है, आय विधि है, साधन लागत और आधारित कीमतें, बाजार कीमतें, कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तारतम्य है, मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है और सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट कैसे किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न आपके सीधा राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्यतः 3 विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, जैसे उत्पाद विधि, उत्पादन विधि अथवा मूल्य संवर्धन विधि। दूसरी है आय विधि, तीसरी है व्यय विधि। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि, आय विधि या व्यय विधि किसी के भी द्वारा करने पर राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान यानी जीएनपी आइडेंटिटी, जीएनआई आइडेंटिटी, जीएनई ही रहती है। क्यों? यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों बराबर रहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि किसी के भी द्वारा करने पर राष्ट्रीय आय के प्रवाह की मात्रा समान ही रहती है। ये समानता रहने का मूल कारण यह है कि एक देश में जितना भी उत्पादन होता है उसे बेचकर जो धनराशि प्राप्त होती है वो उत्पादन में सहयोगी योगदान करता उत्पादन के साधनों जैसे श्रम, पूंजी, भूमि, तकनीकी संगठन, शासन के मालिकों में वितरित वे समस्त राशि होकर उन सब की आय बन जाती है। जितना उत्पादन होता है उतना जो उत्पादन के साधन होते हैं उनकी आय बन जाती है और देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक उनका खर्च या व्यय बन जाता है। इसका मतलब ये बराबर हो जाता है, समानिका का चिन्ह है ये तीनों। अतः देश का कुल उत्पादन देश की कुल आय हो जाती है और एक देश के लोगों के पास जितनी आय होती है उस सीमा तक वे खर्च कर सकते हैं। अतः देश की कुल आय देश के कुल व्यय के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय व्यय, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ग्रॉस नेशनल इनकम आइडेंटिटी, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, जीएनपी आइडेंटिटी, जीएनआई आइडेंटिटी, जीएनई। राष्ट्रीय आय की गणना में किस प्रकार की वस्तु और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि से करने के लिए कृषि, खनिजों व उद्योगों व विभिन्न सेवा क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स वो होती है जो अंतिम उपभोग वस्तु होती है जिसका सीधा उपयोग हो उसके बाद उनको बेचा या उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अंतिम वस्तु और सेवाएं आप सब याद रखें। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को समझाइए। अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करते हैं। ये राष्ट्रीय आय में गणना की सबसे सरल विधि होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन विधि से करने के लिए कृषि, खनिजों व उद्योगों एवं विभिन्न सेवा क्षेत्रों से उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। या अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग एक उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकता हेतु अथवा एक उत्पादक द्वारा उत्पादन निवेश के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा व कीमत को गुणा करते हुए उत्पादन का मूल्य ज्ञात करते हैं। अंत में सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को जोड़ते हैं। इस प्रकार सकल यानी कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कुल उत्पादन की गणना की जाती है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति अंतरिम या मध्यवर्ती की हो सकती है। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन प्रक्रिया में काम लेते हैं। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं या सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना हेतु सम्मिलित नहीं किया जाता। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किए जाने पर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना या ब्रह्म गणना हो जाती है।
उत्पादन वृद्धि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय आय की दोहरी या अनेक बार होने वाली भ्रामक गणना से बचने के लिए केवल अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को योग करते हैं। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए, देखिए, दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन विधि की मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। मूल्य संवर्धन विधि के द्वारा प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही मूल्य ज्ञात करने के लिए उत्पादन के मूल्य में से उत्पादन के साधनों पर किए गए खर्च को घटाते हैं, अर्थात पहले चरण पर उत्पाद के मूल्य को घटा देते हैं, जिसे निम्न उदाहरण से अपन समझ सकते हैं। तो ये आपका पहले चरण, जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले गेहूं लिया और गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया। गेहूं का मूल्य 20 है, आटे का 25 है, तो मूल्य वर्धन कितना हुआ? 25 में से 20 को घटा दें तो यहाँ 5 हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार जैसे जैसे होता। अब रोटी का मूल्य मान ले 30 आ गया, तो 30 में से आटे का मूल्य घटा देंगे तो वहां 5 आ गया। इस प्रकार तो वो 5 मूल्य वर्धन हो गया, आटे का 5 वहां हो गया। गेहूं ऑलरेडी सीधा उत्पादन हुआ तो उसमें मूल्य 20 हुई है, तो अंतिम वस्तु का मूल्य भी 30 आएगा। इस प्रकार भी 30 आएगा। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन विधि की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए उत्पादन की मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी राष्ट्रीय आय की किस विधि में दोहरी गणना की त्रुटि की संभावना रहती है? उत्पादन विधि, इसलिए मूल्य संवर्धन विधि काम में लेते हैं। दोहरी गणना का कहने का मतलब है गेहूं का 20 जोड़ लिया, आटे का 25 जोड़ लिया, रोटी का 30 जोड़ लिया, तो आपकी 30, 25, 55 और 20 75 हो गए। जबकि एक्चुअली अंतिम वस्तु का मूल्य था आपके 20 है। तो इसको मूल्य संवर्धन में गिनेंगे तो पहले गेहूं में मूल्य संवर्धन 20 हुआ, आटे में 5 हुआ, रोटी में 5 हुआ, तो वैसे भी 30 आ रहा। राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए मूल्य संवर्धन विधि किस प्रकार उपयोगी होती है? उदाहरण देकर के समझाइए। अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किए जाने पर राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना या भ्रामक गणना हो जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि में बरते जाने वाली सावधानी बताइए। राष्ट्रीय आय की दोहरी या अनेक बार होने वाली भ्रामक गणना से बचने के लिए केवल अंतिम उपभोगी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को योग करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? अंतरिम या मध्यवर्ती वस्तुओं व सेवाओं को सम्मिलित किए जाने से राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना या भ्रामक गणना की प्रॉब्लम होती है, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम हो सकती है। मूल्य ह्रास क्या है? अब ये आप याद रखिए, अपन ने जो पीछे आइडेंटिटी लिखी थी उसमें -D करते थे। डी का मतलब मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन, पूंजी उपभोग भत्ता, पूंजी उपभोग का प्रावधान, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, CCA। एक ही चीज है से आपका क्या तात्पर्य? उत्पादन करते समय उत्पादन के साधनों में टूट फूट, घिसावट यानी मूल्य ह्रास या इस प्रकार की अन्य हानि होती है। पूंजी की मशीनें इत्यादि टूट फूट और घिसावट होती है, जिसमें पूंजीगत उपभोग, जिसे पूंजीगत उपभोग भत्ता भी कहते हैं। नई तकनीकी मशीनें इत्यादि बाजार में आ जाने के कारण पुरानी पूंजी मशीनें बेकार हो जाती है। उत्पादन के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी होती है। इस तरह उत्पादन प्रक्रिया से कमाई गई शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना के लिए घिसावट मूल्य ह्रास एक प्रकार की हानि होती है। इसलिए घिसावट या मूल्य ह्रास को सकल राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है। तो ये आपका मूल्य ह्रास, घिसावट, ये एकदम आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या चीज है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को समझाइए। आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा एक देश में आय के वितरण की जानकारी मिलती है। उत्पादन के साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि इत्यादि द्वारा उत्पादन किया जाता है। किसी वस्तु व सेवा में उपयोगिता का सृजन या उपयोगिता में वृद्धि करके उत्पादन किया जाता है। यानी उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन है। उत्पादन के साधनों को उत्पादन का पूर्णतः वितरण हो जाता है। ये वितरण उत्पादन की जितना उत्पादन होता है उत्पादन के साधन उसका वितरण हो जाता है। जैसे श्रम की कीमत मजदूरी, पूंजी के उपयोग की कीमत ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत लगान, उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत लाभ इत्यादि के रूप में ये होता है।
उत्पादन का पूर्ण वितरण उत्पादन के साधनों हो जाने के बाद शेष कुछ भी नहीं बचता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन के साधनों को वितरित की जाने वाली आय के जो घटक इस प्रकार है। देखिए, मजदूरी, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भी दी जाती है, वो इसका पार्ट है। ब्याज है, लगान, किराया भाड़ा, यानी परिचालन अतिरेक, ये याद रखें आप। परिचालन अतिरेक में ये तीन चीजें आती है, ब्याज, लगान, किराया भाड़ा और लाभ, ये सम्मिलित होते हैं। परिचालन अतिरेक ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब ब्याज है, लगान है और लाभ है, तीनों इसमें। और 4 है आपके लाभ और 5वां मिश्रित आय, यानी वेतन या कमीशन के रूप। इस प्रकार उत्पादन के पूर्णतः वितरण से प्रतिफल उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि मालिकों की साधन आय होती है। अतः आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए साधन आय को जोड़ता है। इस प्रकार सकल मजदूरी, सकल ब्याज, सकल लगान, सकल लाभ इत्यादि के रूप में प्राप्त प्रतिफलों का योग करते हुए सकल राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। सकल राष्ट्रीय आय बराबर सकल मजदूरी, सकल ब्याज, सकल लगान, सकल लाभ, ये जोड़ दीजिए तो आपकी आय होगी। यानी मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ और घिसाउट, ये भी आप जोड़ दीजिए तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, इसका इक्वल टू हो जाता है आपके WIR। तो ये आपके इस प्रकार जो दिखाया गया है, इसका मतलब ये है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसमें NPFC इज इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA दिखाया गया है। NFIA, नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम अब्रॉड, और ये आपके प्रॉफिट है। W का मतलब वेज हो गया, I का मतलब इंटरेस्ट हो गया, R का मतलब रेंट हो गया, और ये जो चिन्ह है ये प्रॉफिट का, प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं। NNPFC बराबर NDPFC प्लस NFIA, जहाँ W मजदूरी, I ब्याज है और R लगान है, और ये जो चिन्ह है ये आपके लाभ का है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि के प्रमुख घटक बताइए। सकल राष्ट्रीय आय, ये घटक आपको बता दिए, मजदूरी, ब्याज, लाभ, लगान और घिसाव, ये इसको जोड़ देते हैं, ये प्रमुख घटक है, इस प्रश्न आ सकता है। राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि में बरती जाने वाली सावधानियां बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की सावधानी, आय विधि से आय की गणना के लिए कई सावधानियां रखनी होती है, जैसे स्वयं के रोजगार की आय, उसकी जोड़िया, नगद के स्थान पर वस्तु और सेवाओं के रूप में दी जाने वाली मजदूरी है, वस्तु के रूप में दी जाती है तो भी उसको जोड़िए। मकान, स्वयं के मकान में रहना तो उसका किराया जोड़िए। उत्पादन का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लेना, उसको भी जोड़िए। आय को सरकार को कम बताना या बताना ही नहीं, ऐसी स्थिति में सावधानी पूर्वक इन सभी मदों की आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उसको जोड़ा जाए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, स्वयं के रोजगार से आय है, नगद के स्थान पर वस्तु या सेवा के रूप में मजदूरी देती तो उसको जोड़िए। स्वयं के मकान में रह रहे हैं या उत्पादन का थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख रहे हैं। राष्ट्रीय आय गणना की वे विधि समझाइए। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जब वे विधि का उपयोग करते हैं तो सकल राष्ट्रीय व्यय की राशि ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में होने वाले व्यय, जीवन निर्वाह हेतु, पूंजीगत उपभोग हेतु, अधिक उत्पादन के लिए निजी पूंजीगत व्ययों, सरकार के व्ययों और शुद्ध विदेश व्ययों तथा घिसावट का योग करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए एक देश में होने वाले व्यय के प्रमुख निम्न घटक होते हैं, जैसे निजी विनियोग, निजी उपभोग है, विनियोग या निवेश व्यय है, सरकारी व्यय है, शुद्ध निर्यात व्यय है, निजी उपभोग व्यय सी, व्यक्तियों में परिवारों द्वारा होने वाले उपभोग व्यय को निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। निजी उपभोग व्यय के अंतर्गत जिन वस्तुओं सेवाओं पर व्यय किया जाता है वह इस प्रकार की होती है। यह स्थायी उपभोक्ता वस्तुएं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं, ये आपके निजी उपभोग में 3 आएगी। विनियोग व्यय में निवेश एक प्रकार का उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है, ये याद रखें। इन्वेस्टमेंट, निवेश एक प्रकार के उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। एक निश्चित अवधि में होने वाले निवेश के कारण पूंजी के भंडार, स्टॉक में वृद्धि होती है। उत्पादन प्रक्रिया में अन्य साधनों के साथ साथ पूंजी की घिसावट, डिप्रिसिएशन होती है। ये घिसावट, डिप्रिसिएशन एक प्रकार की हानि होती है।
डिसआउट एंड डिप्रिसिएशन के लिए एक प्रकार का प्रावधान प्रोविजन किया जाता है। ये प्रावधान पूंजी के उपभोग का प्रावधान कैपिटल कंजप्शन अलाउंस कहलाता है। निवेश वे 4 प्रकार के होते हैं। व्यवसायिक स्थिर निवेश, माल के भंडारों में निवेश, गृह निर्माण में निवेश और सरकारी निवेश। अब बात आती है सरकारी व्यय। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाएं प्रदान की जाती है। एक देश की सरकार के व्यय को उत्पादन में योगदान के रूप में माना जाता है। सरकारी व्यय में शिक्षा, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, कानून व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सरकारी खरीद पर व्यय के अलावा भी सरकार अन्य व्यय करती है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भुगतान, सरकारी उपभोग व्यय वे स्थायी पूंजी का उपभोग व्यय को सम्मिलित करते हैं। सरकार लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए धन का हस्तांतरण करके व्यय करती है। ध्यान रहे कि विभिन्न प्रकार के हस्तांतरण व्यय बिना उद्योग कार्य किए जाते हैं। अतः हस्तांतरण व्यय को राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए नहीं जोड़ा जाता, यानी जो ट्रांसफर पेमेंट है उसको जोड़ा नहीं जाता, बाकी जोड़ा जाता है सारी चीजें। शुद्ध राष्ट्रीय व्यय यानी एक्सपोर्ट माइनस शुद्ध निर्यात व्यय, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक निश्चित अवधि में होने वाला आयात और निर्यात के अंतर के आधार पर शुद्ध निर्यात व्यय ज्ञात किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना तो शुद्ध निर्यात व्यय सम्मिलित करते हुए सकल राष्ट्रीय व्यय की गणना निम्न प्रकार की जाती है। सकल राष्ट्रीय व्यय इज इक्वल टू परिवारों द्वारा उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध विदेश व्यय। सकल राष्ट्रीय व्यय इज इक्वल टू निजी उपभोग प्लस विनियोग ऑब्लिक निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात व्यय, यानी जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एफ, जहां आपके सी उपभोग व्यय है, आई निजी निवेश व्यय है, जी सरकारी व्यय, एक्स माइनस आयात निर्यात, ये है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए देश में होने वाले व्यय के प्रमुख घटक या कारक कौन से समझाइए। सकल राष्ट्रीय व्यय परिवारों का उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय, शुद्ध विदेशी व्यय। सकल राष्ट्रीय व्यय जी प्लस जी इक्वल सकल राष्ट्रीय व्यय बराबर निजी उपभोग प्लस विनियोग प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात व्यय। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। वैसे यहाँ जीडीपीएमपी है, वैसे हम यहाँ जीएनपी ले रखे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी की बुक जो लिखी है उन्होंने एक्सपोर्ट एम माइनस एम इंपोर्ट इनको भी जीडीपी में माना है। सी उपभोग व्यय, यानी फिर अपन एनएफआईए जोड़ते हैं तो ये जीएनपी बना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। सी उपभोग व्यय, आई निजी निवेश व्यय, जी सरकारी व्यय, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी आयात माइनस निर्यात यानी शुद्ध निर्यात है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख समस्या बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख समस्या, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई कठिनाई आती है। ये सैद्धांतिक समस्याएं, केवल सैद्धांतिक समस्या नहीं आती। कम विकसित देशों में लोग अनपढ़ होते हैं, पहली बात तो ये आती है। कम विकसित देशों में ज्यादातर उत्पादन का वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम होता है। बहुत सारे लेन देन बाजार के बाहर होने के कारण सरकार को जानकारी नहीं होती। पिछड़े देशों में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण नहीं होता। राष्ट्रीय आय की सूचना आसानी से नहीं मिलती। राष्ट्रीय आय के आंकड़े भी कम विश्वसनीय होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन होता है। राष्ट्रीय आय अथवा आर्थिक कल्याण में क्या संबंध है? क्या आय बढ़ने से देश का कल्याण बढ़ेगा? यदि नहीं तो क्यों? राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण का संबंध। कल्याण से अभिप्राय व्यक्ति अथवा समाज की उस स्थिति से होता है जब दोनों प्रश्न या संतुष्ट होते हैं। अर्थशास्त्री के अनुसार आर्थिक कल्याण से आशय उस कल्याण से होता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के द्वारा उसको मापा जा सकता है। यानी कि कल्याण संतुष्टि और प्रसन्नता का द्योतक है। राष्ट्रीय आय व कल्याण में गहरा संबंध देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। राष्ट्रीय आय का स्तर राष्ट्रीय आय उत्पादन में वृद्धि होने पर बढ़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय व्यय भी बढ़ता है। राष्ट्रीय व्यय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण अधिक हो जाता है। एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के कारण बढ़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का देश के लोगों में बंटवारा क्षमतापूर्ण किया जाना चाहिए। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय आय का लोगों की संतुष्टि या प्रसन्नता से गहरा संबंध होता है। अब यह अपने को ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आय बढ़ने से कल्याण बढ़ेगा। यानी राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है?
राष्ट्रीय आय का वितरण जितना समतापूर्वक होगा, कल्याण उतना ही अधिक मात्रा में होगा। और राष्ट्रीय आय की विषमता के कारण कई प्रकार की आर्थिक अकुशलताएं उत्पन्न होती है। आर्थिक अकुशलताएं देश के विकास की गति को धीमा करती है। और आय के वितरण के अतिरिक्त आय को अर्जित करने का तरीका क्या है? आप आय कैसे कमाते हैं, वो कल्याण आपकी घटा भी सकती है। आय को व्यय करने का ढंग क्या है, वो भी आपके कल्याण पर आपके इफेक्ट करेगा। कार्यस्थल की दशाएं आदि घटक भी आपके कल्याण को प्रभावित करते हैं। यानी कार्यस्थल की दशाएं आपकी इस निगेटिविटी है, तो इसका मतलब कल्याण कर सकते हैं। वे करने का मतलब आप एक तो बादाम खाते हैं या एक आप दारू पीते हैं, तो कल्याण घटेगा आपका। ये इस प्रकार के आय को अर्जित करने का तरीका, एक तो आप ईमानदारी पूर्वक अपनी आय अर्जित कर रहे हैं, एक आप चोरी कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार लगे। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। राष्ट्रीय आय का स्तर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने पर बढ़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय व्यय भी बढ़ता है। राष्ट्रीय व्यय बढ़ने से आर्थिक कल्याण अधिक हो जाता है। एक देश का आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के कारण बढ़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का देश के लोगों में बंटवारा समतापूर्ण किया जाना चाहिए। सामान्यतः ये मान लिया जाता है कि लोगों की संतुष्टि और प्रसन्नता से गहरा संबंध होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है, आय अर्जित करने का तरीका कैसा है, आय को व्यय करने का ढंग क्या है, और कार्यस्थल की दशाएं भी कल्याण को प्रभावित करती है। ये आपके ध्यान में रहे। किसी देश के आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो ये आपके घटक राष्ट्रीय आय का वितरण है, आय अर्जित करने का तरीका है, आय को व्यय करने का ढंग है, कार्यस्थल की दशाएं हैं, ये है। राष्ट्रीय आय का वितरण और आर्थिक कल्याण में संबंध क्या है? इसका गहरा संबंध होता है। राष्ट्रीय आय का लोगों की संतुष्टि और प्रसन्नता कल्याण से गहरा संबंध होता है। राष्ट्रीय आय का बंटवारा किस प्रकार होने से कल्याण अधिक मात्रा में बढ़ता है? तो समतापूर्वक वितरण ज्यादा होगा उतना ही कल्याण अधिक होगा, और विषम होगा तो उतना ही कल्याण कम होगा। अब बात आती है ग्रीन अकाउंटिंग, यानी हरित लेखांकन क्या है? पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? हरित लेखांकन। आजकल आर्थिक कल्याण को पर्यावरण की दशा के साथ जोड़कर देखने जाने लगा है। एक नई शब्दावली हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है। हरित लेखांकन में पर्यावरण की हानि का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण की हानि की मात्रा को राष्ट्रीय आय से घटाकर पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय, एनवायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। वर्तमान में पर्यावरण संशोधित आय, एनवायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम की अवधारणा को अपनाया जाने लगा है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का वितरण वे पर्यावरण की दशा को अच्छा बनाए रखते हुए प्रत्येक देश को आगे बढ़ना चाहता है। राष्ट्रीय आय का समतापूर्ण वितरण वे पर्यावरण की उत्तम दशा होना आवश्यक है। समतापूर्ण वितरण वे पर्यावरण की उत्तम दशा से एक देश में टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास या धारणीय विकास, भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं पूर्ति करने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? पर्यावरण की हानि का अध्ययन किया जाता है, और पर्यावरण की हानि की मात्रा को राष्ट्रीय आय से घटाकर पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय, एनवायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। टिकाऊ विकास, धारणीय विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। राष्ट्रीय आय का समतापूर्ण वितरण और पर्यावरण की उत्तम दशा से एक देश में किस प्रकार का विकास किया जा सकता है, तो उस विकास का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप इस प्रकार इन चीजों को बार बार वीडियो को देखें, इसको समझें, इसका गृह कार्य करें, कॉपी में लिखें। और कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट